जुनैद गुड मॉर्निंग। आज तो हेडफोन से क्यों है? एक्चुअली ना जिसने लिंक खोला था उन्होंने गलत लिंक खोल दिया था क्लास के लिए, तो मैं वहाँ लॉगिन करके बैठा हुआ था और मुझे पता नहीं था कि आप लोग यहाँ हैं। ठीक है, आज मुझे बस आपको क्रॉपिंग्स पढ़ाने, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ाना है और मेजर क्रॉप्स इन इंडिया पढ़ाने हैं। ठीक है, और आज सब इससे क्यों है? इंद्रनील, जुनैद, माइक्रोफोन क्यों यस नहीं है सर। भाई? माइक्रोफोन क्यों नहीं है आज जुनैद का? दीपक आ गया भाई। इंद्रनील, बाकी जितना पढ़ाया है पढ़ लेना। और आज मैं ये बताऊंगा कि सारे सब्जेक्ट को, मेरे जीएस के सब्जेक्ट को, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, बेसिकली वो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मॉड्यूल यूज़ करने हैं। ठीक है सर, मेरे पास लो है, शोर आ रहा है। अच्छा ठीक है भाई, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो हम मेजर क्रॉप्स इन इंडिया से स्टार्ट करते हैं। ये ख़त्म करते ही आपका ज्योग्राफी का कोर्स ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी विल बी फिनिश। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपका कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट चल रहा है, वो लगभग मैं सैटरडे को ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, सैटरडे आई विल एंड इट। तो ये दोनों कोर्स में, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, आपका सैटरडे तक ख़त्म हो जाएगा। पॉलिटी और हिस्ट्री आपको और कोई फैकल्टी पढ़ाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, अब पढ़ते हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। देखो, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही कि भाई वीट है। वीट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप। अब इसको ग्रो करने के लिए जो कंडीशन चाहिए होती है, कूल कंडीशन चाहिए होती है। ठीक है, मोस्टली विंटर सीजन में क्रॉप ग्रो होता है, विंटर सीजन में क्रॉप ग्रो होता है। ठीक है, और आप लोग बताइए, गगनदीप, गगनदीप ये बताओ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट कहाँ ग्रो होता है? इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट कहाँ ग्रो होता है? गगनदीप तो है नहीं। इंद्रनील बताओ। पंजाब हरियाणा में ग्रो होता है। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा में इंडिया में सबसे ज़्यादा वीट ग्रो होता है। ठीक है, वीट है, विंटर सीजन में ग्रो होता है पंजाब हरियाणा। उसके अलावा भी वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी, राजस्थान एरियाज में भी वीट ग्रो होते हैं। ठीक है, इसके लिए जो आइडल रेनफॉल है वो 50 to 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर चाहिए। 15 to 25। रेनफॉल है 50 to 100 डिग्री सेंटीमीटर। 50 to 100 मतलब 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब सेमी विंटर, पूरी तरह विंटर नहीं, सेमी विंटर। मोनोकल्चर इन नेचर, मोनोकल्चर का मतलब क्या होता है ये बताओ, कौन बताएगा हेलो। मोनोकल्चर? साल हाँ में एक बार। हाँ गुड मॉर्निंग गगनदीप, सर। गुड मॉर्निंग, कैसा है? अच्छा हूँ सर। सर थोड़ा दूर था मैं आते आते, अच्छा ठीक है, मतलब कोई, स्पीकर से आवाज़ तो आ रही थी आपकी। ठीक है कोई नहीं। आज तू क्लास अटेंड कर ले, आज मेरी लास्ट ज्योग्राफी क्लास है या कॉलेज की क्लास यस है। सर, कर रहा हूँ, ठीक कर है, रहा हूँ सर। आज कर ले। अगली 2 क्लास मेरे लिए बहुत स्पेशल है। लाइक मोनोकल्चर इन नेचर का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मोनोकल्चर का नेचर का मतलब क्या होता है? मोनोकल्चर सर मतलब एक ही कल्चर। ना ना, इंद्रनील ने बताया था, पता नहीं क्या बताया था, मेरे को आवाज़ नहीं। एक ही जगह में एक बार होगा सर। यार, एक ही जगह में एक बार होगा का मतलब नहीं, उसको जरा इलेबरेट करो, मतलब जो तुमने बोला उसको थोड़ा इलेबरेट करो। व्हीट व्हीट के बाद व्हीट नहीं होगा सर। वीट के बाद वीट नहीं होगा, नहीं नहीं, मोनोकल्चर का मतलब है भाई, वीट के साथ और कोई क्रॉप ग्रो नहीं होगा, खाली वीट ही ग्रो होगा। ये जुनैद ने लिखा नो अदर क्रॉप। अगर अगर आप वीट ग्रो कर रहे हो तो उधर वीट ही ग्रो होगा भाई, और कोई क्रॉप ग्रो नहीं होगा। समझ में आया? अच्छा, ठीक है, तो वीट के लिए आपको कंडीशन चाहिए होते हैं 15 to 25 डिग्री सेल्सियस, आइडल रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर, मोनोकल्चर इन नेचर, हाईली मैकेनाइज्ड। हमें पता चला था कि वीट जो है
ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा है। ग्रीन रेवोल्यूशन में व्हीट को और राइस को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला है। तो इसमें हाईली मैकेनाइज्ड और मशीन्स का यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? मशीन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, एंड व्हीट के एक्सपेंशन से काफ़ी ज़्यादा डिफॉरेस्टाइजेशन हुआ है। मतलब व्हीट को ग्रो करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे काटने पड़े हैं, और क्योंकि व्हीट एक आम इंसान की ज़रूरत है, उससे प्रॉफिट होता है, तो अदर क्रॉप्स को मॉनिटरी एक्सपेक्ट के लिए डिक्रीज कर दिया गया है। कूल कंडीशंस होता है, आइडल रेनफॉल होता है, मोनोकल्चर इन नेचर होता है, हाईली मैकेनाइज्ड, डिफॉरेस्टाइजेशन होता है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, यूपी, राजस्थान में ग्रो होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? व्हीट में तो कोई डाउट नहीं है। इसमें आपसे पूछा जाएगा तो बस ये 3 लाइन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेम्परेचर क्या होता है, रेनफॉल क्या होता है और मोनोकल्चर क्या होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आते हैं राइस में, ठीक है। राइस में तो हमने ना यहाँ से एक चीज़ निकाल लेना है कि भाई पंजाब हरियाणा में मेरा व्हीट ग्रो होता है मेजरली, ठीक है। हमने ये चीज़ निकाल ली है, अब इसको हम ये ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं राइस। भारत के 1/4 एरिया में पूरा राइस ग्रो होता है, ठीक है। और अगर इंडिया में लैंड देखें तो कितने मिलियन लैंड में राइस ग्रो होता है? 46 मिलियन हेक्टर ऑफ लैंड में, 46 मिलियन हेक्टर लैंड में राइस ग्रो होता है, ठीक है। 46 मिलियन हेक्टर लैंड में, और इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, ठीक है। 1/4 एरिया में राइस ग्रो होता है, 46 मिलियन हेक्टर लैंड में राइस ग्रो होता है। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का, और इंडिया में सबसे ज़्यादा वेराइटी ऑफ राइस बनती है, सबसे ज़्यादा। आपने सुना होगा बासमती, सुना है? किसी ने सुना है? बासमती राइस, Yes, sir. मूंगा राइस, ये वैरायटी है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ राइसेस मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, ऑब्वियसली राइस कल्टीवेशन को करने के लिए भाई पानी चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है। तो बहुत सिंपल है, जहाँ पे गंगा का प्रभाव है, वेयर द गंगा गैंजेटिक प्लेन, गंगा का प्रभाव है, लोअर गैंजेटिक प्लेन, आसाम प्लेन और ईस्टर्न प्लेन, ठीक है। क्यों? आसाम प्लेन में और ईस्टर्न एरिया में ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र है ना आसाम के पास, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। और यहाँ पे गंगा है, तो जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का इम्पैक्ट है वहाँ पे राइस कल्टीवेशन होगा, क्योंकि राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, ठीक है। तो ठीक है, राइस इज कल्टिवेटेड इन 1/4 एरिया ऑफ इंडिया, 46 मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड यूज होता है। इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस इन द वर्ल्ड। गैंजेटिक प्लेन, आसाम प्लेन, ईस्टर्न प्लेन, और ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब मुझे एक और बात बताओ कि भाई गंगा आसाम प्लेन में मैंने बोल दिया कि यहाँ पे गैंजेटिक प्लेन में गंगा का प्रभाव है, ठीक है, आसाम में ब्रह्मपुत्र का प्रभाव है। इसके अलावा और भारत में एक जगह राइस ग्रो होती है, वो मैंने आपको बताया, वो कहाँ है? कौन बताएगा? मैंने आपको बताया, और ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। केरला में किस टाइप की फार्मिंग में राइस ग्रो होता है? पोकाली फार्मिंग राइस, वेरी गुड जुनैद। पोकाली फार्मिंग में राइस ग्रो होता है, जहाँ पे राइस और फिश का कल्टीवेशन साथ में होता है, राइस एंड फिश कल्टीवेशन, याद है? बताया था मैंने आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। एक्चुअली मैं केरला से हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि ऐसा कल्टीवेशन होता है। जब मैंने अपनी पढ़ाई की, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, और ये पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्योंकि मुझे नाम नहीं पता था कि ऐसा होता है, बट मैंने देखा है कि ऐसा कल्टीवेशन होते हुए, ठीक है। अगर मेज, ठीक है, मेज रेन फेड खारिफ क्रॉप होता है, मतलब खरीफ सीजन में ये ग्रो होता है, ठीक है। 50 to 100 सेंटीमीटर चाहिए होता है रेनफॉल, मतलब ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए। और इंडिया में ज़्यादा रेनफॉल कहाँ नहीं होती? आंध्र प्रदेश में बहुत कम होती है, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान, ठीक है। मेज इज कॉमर्शलाइज्ड, मतलब ये जो क्रॉप है, देखो 2 टाइप के क्रॉप होते हैं, एक कॉमर्शियल और दूसरा क्या होता है?
एक कॉमर्शियल होता है और दूसरा क्या होता है? बताओ बताओ दीपक। फूड क्रॉप, फूड क्रॉप को और क्या कहते हैं? जो खाने के लिए यूज होता है। कॉमर्शियल मतलब बेचने के लिए, और फूड क्रॉप क्या होता है? सर फूड क्रॉप ये होता है ना जो हम अपने पर्पस के लिए ही यूज अरे करते हैं। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, मतलब कॉमर्शियल मतलब जिससे प्रॉफिट ज़्यादा हो। फूड क्रॉप होता है बेसिकली खाने के लिए यूज़ करते हैं। मेरा कहने का मतलब है इस फूड क्रॉप को एक और नाम से जाना जाता है। पेपर में कभी और कभी भी आपका फूड क्रॉप नहीं लिखा आएगा, उसको दूसरे नाम से लिखा आएगा। वो नाम क्या है? किसी ने आंसर दिया तो है। बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं। सबसिस्टेंस क्रॉप, सबसिस्टेंस, ठीक है। फूड क्रॉप को सबसिस्टेंस क्रॉप कहते हैं। समझ में आ गया? एक तो कॉमर्शियल होता है, एक फूड क्रॉप होता है, और फूड क्रॉप को सबसिस्टेंस क्रॉप कहते हैं, ठीक है। मेज रेन फेड खरीफ क्रॉप है, कल्टीवेट होता है जहाँ पे 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान में, ठीक है। कॉमर्शलाइज मतलब पैसे के लिए, बेचने के लिए मेज होता है। कोई खाने के लिए डेली यूज के लिए तो मेज खरीदता नहीं है, पैसे के लिए होता है, कॉमर्शियल क्रॉप है। अगर मैंने इन कॉमर्शियल क्रॉप और सबसिस्टेंस क्रॉप का मतलब ये होता है, सबसिस्टेंस क्रॉप फूड क्रॉप होते हैं जो कि हम जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है। अब अगला क्रॉप है मिलेट्स। मिलेट्स में क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा भाई, नीचे लिखिए में से कौन कौन से मिलेट्स हैं। जौवर, बाजरा, रागी, ये तीनों मिलेट क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम मिलेट्स कहते हैं। जौवर, बाजरा, रागी। खरीफ क्रॉप है, ठीक है। 50 to 70 सेंटीमीटर रेन, 40 to 70 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ पर एक क्रॉप होता है। बेसिकली राजस्थान, एमपी और रेन शैडो एरियाज। मतलब रेन शैडो एरियाज का मतलब क्या होता है? दीपक बता। सर वो जो अच्छा गगनदीप बता दे। नहीं, बताने दो। अनम्यूट नहीं कर रहा वो, उसके माइक्रोफोन में कोई इश्यू है। दीपक, कम बारिश वाली जगह वो अनम्यूट नहीं कर पा रहा। गगनदीप कर लिया अनम्यूट। सर लीवर्ड साइड, तो हाँ, लीवर्ड साइड जहाँ होते पे हैं ना। लीवर्ड साइड होते हैं, जहाँ पे रेनफॉल, जहाँ पे बारिश कम होती है, तो दैट इज रेन शैडो एरियाज, ठीक है। अब ऑब्वियसली भाई पानी, ऑब्वियसली इन क्रॉप्स के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? इन क्रॉप्स के लिए पानी कम चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली पुअर सॉइल एरियाज, जहाँ पर देखो सिंपल है, सारी चीजें रिलेटेड है। लेस वाटर, गुड मॉर्निंग यशिका। लेस वाटर, सॉइल की फर्टिलिटी कम, ठीक है, फर्टिलिटी कम, ठीक है। और ऑब्वियसली देखो पुअर सॉइल होगा, वहां पे ट्यूबवेल्स वगैरह नहीं होंगे, और इन क्रॉप से ना या तो आपको बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल बेनिफिट मिलना चाहिए, भाई मैं इसको बेचूं तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, या मुझे क्या मिलना चाहिए कि या मेरे देश के लोगों को इससे खाने से रेगुलर यूज होना चाहिए। ये दोनों नहीं होते, ठीक है। अब इसमें क्या है? मेहनत लगती है, बट इसका आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं मिलता। नहीं, ये सेकंड स्लाइड है ये शिवा। मेहनत लगती है बट इसका आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। तो क्या होता है? इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है रिसर्च में, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है, और इनपुट इंटेंसिव है, मतलब मेहनत बहुत लगती है। कॉमर्शियल बेनिफिट और सबसिस्टेंस बेनिफिट कम है, और लो यील्ड क्रॉप्स होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करोगे तो आपको कम प्रोडक्टिविटी होती है इसकी। समझ में आ गया मिलेट्स क्या होते हैं? जौवर, बाजरा, रागी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स विच आर नेग्लेक्टेड इन रिसर्च, इस तरीके से भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन रेन शैडो एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश एंड राजस्थान? जौवर, बाजरा, रागी, या अगर डायरेक्ट ऑप्शन आएगा तो मिलेट्स। तो इसलिए मैं पॉइंट्स में कराता हूं, जिससे आप खुद एक बार क्वेश्चन फ्रेम कर लेना, ठीक है। फिर आते हैं पल्सेस में। दो मेजर पल्सेस होते हैं जो हम चने, ग्राम वगैरह कहते हैं ना, तूर और ग्राम, ठीक है। इसके और वेराइटीज भी होते हैं, पीस, लेंटल्स, ठीक है, ये और वैरायटी होते हैं। जैसे हम चने जिसको बोलते हैं, दाल जिसको बोलते हैं, वही पल्सेस होते हैं, ठीक है। कल्टिवेटेड इन ड्राई एरियाज, जहाँ पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ड्राई एरियाज। मेनली आंध्र प्रदेश में ग्रो होता है ये, क्योंकि आंध्र प्रदेश में ना पानी थोड़ा कम है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ग्रो होता है।
जो पीस है, पीस चने जो है वो नॉर्थन इंडिया में ग्रो होते हैं और इसमें मॉनेटरी रिटर्न बहुत कम है। बट आजकल तो मॉनेटरी रिटर्न ज़्यादा है, हम लोग दाल ज़्यादा खाने लगे हैं। बट मेहनत, मॉनेटरी रिटर्न का मतलब है ROI। ROI का मतलब क्या होता है, सुना है कभी इकोनॉमिक्स के टर्म्स में ROI? बताओ जुनैद या गगनदीप, यशिका, इंद्रनील, कोई भी बताओ। चारू कहाँ है? चारू पता नहीं। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, किस आदर्श ने लिखा है। मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो बट आपको रिटर्न कम मिलता है। ये क्रॉप्स ऐसे हैं, ठीक है, मेहनत आपको ज़्यादा लगती है, फर्टिलाइजर ज़्यादा लगता है, पानी ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ग्रो होता है तूर, ग्राम, पीस, लेंटिल्स और ड्राई एरियाज में। क्लियर? क्लियर? ठीक है। अगला आता है ऑयल सीड्स और जूट। इसके अलावा भी बहुत सारे क्रॉप्स होंगे, देखो ये सारे हमें पढ़ना है। सर जब शुरू हुआ था ना तो मेरा शुरू में अटक गया था 2 सेकंड के लिए नेट, तो मेरा हाईली मैकेनाइज्ड जो पार्ट है ना वो निकल गया था। हाईली इसका क्या मीनिंग था सर? हाईली मैकेनिस्ट का मतलब ये होता है दोस्त कि जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है, हमने मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करा, मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करा, हम ह्यूमन इंटरफेरेंस से ज़्यादा मशीन इंटरफेरेंस को कर रहे हैं। मतलब क्रॉप को बोने में, क्रॉप कटिंग में, क्रॉप प्रोसेसिंग में, ठीक है, इरिगेशन में इसमें मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होता है रैदर देन ह्यूमन इंटरफेरेंस। जब मशीन्स का ज़्यादा यूज़ होता है उसको कहते हैं हाईली मैकेनाइज्ड क्रॉप, ठीक है। और मशीन्स के ज़्यादा यूज़ से ना बल्क प्रोडक्शन भी होता है, ये भी ध्यान रखना, बल्क प्रोडक्शन भी होता है, इसका नुकसान भी होता है, वो नुकसान मैं भी बताऊंगा। अच्छा, अगला है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होता है भाई? जिस सीड से ऑयल मिले, जिस सीड से ऑयल मिले, सरसों। हाँ बिल्कुल, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, दीपक शाबाश, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, मेजर ऑयल सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब सुना है ना? सुना है? तो अब ये डिपेंड करता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोकोनट इज एन ऑयल सीड, कोकोनट। अगर मैं 2-3 साल में एक बार केरला जाता हूँ, मतलब अभी तो 4-5 साल हो गए जब से पढ़ाई वगैरह स्टार्ट हुई है, तो मैं वहाँ जाता हूँ ना, तो हमारे यहाँ पे दिल्ली में जब हम घर पे यूज़ करते हैं तो हम फॉर्च्यून यूज़ करते हैं या सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं। बट केरला में हर घर में कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, हर घर में। क्यों होता है भाई? कोकोनट प्रोडक्शन ज़्यादा है, कोकोनट प्रोडक्शन ज़्यादा है, और उसको वो खुद से प्रोसेस करवाते हैं बाहर देकर, उसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं करते, ठीक है, ठीक है। तो और कोकोनट, अगर मेरे फ्रेंड से गुजरात में वो लोग ज़्यादा ग्राउंडनट ऑयल करते हैं, मूंगफली से जो तेल निकलता है, ठीक है। मस्टर्ड हो गया, सरसों। आदर्श ने पूछा सोयाबीन और सनफ्लावर ज़्यादा है। हाँ भाई, सनफ्लावर अलग है, सोयाबीन अलग है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों से आपको ऑयल मिलता है। बट सबसे कम आपके इंडिया में सोयाबीन और सनफ्लावर से ऑयल प्रोड्यूस होता है इंडिया में, समझ गया? अब मस्टर्ड जो है नॉर्थन इंडियन प्लेन में, मतलब नॉर्थन इंडियन प्लेन आपको, मुझे अब लगता नहीं है बताने की ज़रूरत है, हिमालय के नीचे जो एरिया आता है वहाँ पे आपका मस्टर्ड ग्रो होता है, ठीक है। ग्राउंडनट एक खैरिफ क्रॉप है जहाँ पे 40 to 80 सेंटीमीटर रेनफॉल में ग्रो होता है, सैंडी सॉइल में, ठीक है, सैंडी सॉइल, ऑब्वियसली गुजरात राजस्थान इलाके में, ठीक है। और अगर आपको कोई पूछे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर इंडिया में, सनफ्लावर ऑयल इंडिया में कौन है? कर्नाटका है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं तो इसलिए मैंने बीच बीच में ये डाल दिए, ठीक है। और सनफ्लावर एक ऐसा क्रॉप है जो रैबी और कैरिफ सीजन में, विंटर और समर सीजन में दोनों में ग्रो होता है, ठीक है। और अगर आप सनफ्लावर का पूछे कि सनफ्लावर नॉर्थन इंडिया में कहाँ पे ग्रो होता है, बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया में आप देखो, ऑल ओवर इंडिया में देखो तो सनफ्लावर कर्नाटका में ग्रो होता है, बट आप नॉर्थन इंडिया में देखो तो सनफ्लावर बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रो होता है। और सोयाबीन एक कैरिफ क्रॉप है,
और ये महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और एमपी में ग्रो होता है। देखो सारे स्टेट्स को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपके दिमाग में पेपर देते वक्त आइडिया होना चाहिए जिससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, जैसे आपको पूछा जाता है राइस, व्हीट, सनफ्लावर और एक और ले लो, कौन सा लोगे, ग्राउंडनट, ठीक है। और क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज फेमस, लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ग्रोन इन कर्नाटका, ठीक है। अब यार तुम्हें तो आंसर पता है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे एलिमिनेट करें। क्वेश्चन ये है, अब अभी तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कर्नाटका में सनफ्लावर ग्रो होता है, तुम्हें याद है। आवाज आ रही है मेरी साइड से बहुत ज्यादा, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा, मतलब मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? भाई सर वो पूछ रहे हैं कि उनके माइक से आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही, थोड़ा सा दीपक ब्रो के माइक से नहीं आ रही, मुझे तो नहीं आ रही। उनका बंद है ना सर, अब तो जब फोन था दीपक क्या बोल रहा है? सर आवाज आ रही है मेरे साइड से? अब आ रही है। सर वैसी आवाज तो नहीं आ रही नहीं बैकग्राउंड की? नहीं नहीं, नहीं क्या हो गया? ओके सर। तेरे को कोई परेशान कर रहा तो बता। नहीं सर, परेशान, वो मशीन चल रही तो फिर परेशान तो होंगे ही। अच्छा दीपक अभी कहाँ से बात कर रहा है, मतलब कहाँ पर है? सर मैं यहीं पे हूँ, घर पे ही। अरे घर कहाँ है यार तेरा? मथुरा। मथुरा में, अच्छा ओके। कह रहे घर पे, मैं कह रहा हूँ घर कहाँ पे, मुझे क्या पता तेरा घर कहाँ पर है, ये पूछ रहा हूँ, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन क्या है, कर्नाटका में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है, ठीक है। अब तुम्हें नहीं पता है कि कर्नाटका में कौन सा क्रॉप ग्रो होता है, ठीक है। अब तुम उसको एलिमिनेट कैसे करोगे, ठीक है। हमें ये पता है कि हम राइस और व्हीट ग्रीन रेवोल्यूशन का हिस्सा थे, क्योंकि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ा है, और ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पंजाब हरियाणा में है, ठीक है, पंजाब हरियाणा में। तो और मुझे ये भी पता है यार ये दोनों क्रॉप, हाँ दीपक अब नॉइज आ रही है, ठीक है। तो मुझे ये तो पता है, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ। हाँ अब मुझे ये तो पता है ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसे, तो मैंने ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ठीक है। फिर सनफ्लावर और ग्राउंडनट में मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे पता है कि ग्राउंडनट वो सैंडी एरिया में ग्रो होता है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा सैंडी एरिया का है, गुजरात और राजस्थान। तो मैंने ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दिया क्योंकि कर्नाटका में सैंड मुझे कम पड़ता है। बच्चा सनफ्लावर तो मैंने टिक कर दिया। तो आपको चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं, आपको चीज़ें समझने की ज़रूरत है। समझ में आ गया कि पेपर में कैसे करना है? ठीक है, मैंने किया है। तेरा आवाज आ रहा था दीपक, मैंने म्यूट करा, ठीक है। ये हो गया ऑयल सीड्स। अब आते हैं जूट, ठीक है। जूट, रेनफॉल मोर देन 100 सेंटीमीटर। अब दिमाग लगा लो, ये मेरा भारत का नक्शा है। 100 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, साउथ वेस्ट मानसून के थ्रू। तो मतलब एक तो चीज फिक्स हो गई, केरला में जूट होगा, ठीक है, जूट कल्टीवेशन होगा, पूरा में होगा, ठीक है। अंचल की साइड होगा। अब यहाँ से ये बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच वाला क्या, बे ऑफ बंगाल ब्रांच मानसून क्या, तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में जूट हो सकता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में तो आसाम, त्रिपुरा और बिहार में जूट इसलिए हो सकता है क्योंकि गंगा, ठीक है, गंगा का इन्फ्लुएंस, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर। तो बेसिकली जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी है वहाँ पे जूट है, और सबसे ज़्यादा जूट बाहर, हाँ ये पूछो। नर्मदा तापी के उधर भी तो 120 सेंटीमीटर का होता है ना? तो उस एरिया में होगा, बट रिवर वाटर की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ठीक है, रिवर वाटर की रिक्वायरमेंट है। 80% ऑफ जूट इज कल्टीवेटेड इन हुगली बेसिन ऑफ वेस्ट बंगाल। हुगली बेसिन में सबसे ज़्यादा
जूट कल्टीवेट होता है और बहुत लेबर इंटेंसिव होता है, मतलब इसमें मशीन से काम नहीं चलता, इसको लेबर क्रॉप भी कह सकते हो कि मतलब बहुत सारा लेबर वर्क लगता है, ठीक है। तो ये है जहाँ पे वाटर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो और हुगली बेसिन में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं भाई वैसे नॉर्मल क्रॉप शुगर केन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जेस्टेशन पीरियड। सुना है जेस्टेशन पीरियड? सुना है कभी किसी ने? क्या होता है जेस्टेशन पीरियड? क्या होता है, सुना है? हमारी क्रॉप आ गई, दीपक की क्रॉप आ गई। जेस्टेशन पीरियड होता है भाई जब फार्मर क्रॉप को बोता है, मतलब ही पुट्स द क्रॉप इन, ठीक है। इससे और कल्टीवेशन के बीच का जो गैप होता है, इसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। क्रॉप को उसने डाला और उसे कल्टीवेट करने के बीच का जो गैप होता है उसको कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। क्लियर? इस गैप को कहते हैं जेस्टेशन पीरियड। अब शुगर केन के केस में 10 से 11 महीने लग जाते हैं फॉर राइपनिंग, पकने में, ठीक है। तो इसका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा है और ऑब्वियसली 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, ठीक है। और 125 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है, इसमें सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए। सॉइल में वाटर रिटेंशन मतलब सॉइल ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी रुके, तो बेसिकली क्ले सॉइल, ठीक है। शुगर मिल शुड बी प्रेजेंट। अब सबसे ज्यादा जो शुगर केन को जो हार्म करती है वो करती है फ्रॉस्ट क्या होता है? जब नमी जो होती है, जो ओस जो पड़ते हैं उसको फ्रॉस्ट कहते हैं, ठीक है। फॉग और मॉइस्चर का जो मिक्सचर होता है उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। फ्रॉस्ट के वजह से क्या होता है, शुगर केन को मीठा सुक्रोज बनाता है। शुगर केन को मीठा क्या बनाता है? सुक्रोज। आज यशिका कुछ बोल नहीं रही है, क्या हो गया इसको? सुक्रोज बनाता है, ठीक है। अब जब फ्रॉस्ट इसमें नमी बढ़ती है, ये शुगर केन में सुक्रोज का कंटेंट कम हो जाता है। शुगर केन में क्या होता है? सुक्रोज का कंटेंट कम हो जाता है। हेलो सर। आ गई। पता है इसको क्या कहते हैं यशिका? नहीं सर। जब किसी के बारे में सोचो, जब वो आ जाता है तो क्या कहते हैं सर? थिंक ऑफ द डेविल अपीयर्स। क्या कहते हैं सर? लंबी दीपक कह रहे हैं लंबी बार। थिंक ऑफ द डेविल अपीयर्स। यार सर ऐसे तो वो सब्जी वाले भैया अभी गए ना, मैं तो आ रखी थी, मैं वो हेडफोन से ज्वाइन थी। मतलब पूरी दुनिया की सब्जी तुम्हारे वहीं पर आती है ना? पता नहीं सर, इसी टाइम पे आते हैं वो। ठीक है, उसको भी अपनी जिंदगी चलानी है ना। शुगर केन जेस्टेशन पीरियड ज्यादा है, 125 सेंटीमीटर रेनफॉल है, क्ले सॉइल विथ हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, बहुत ज्यादा पानी रिटेंट करता है। शुगर मिल्स, और ऑब्वियसली भाई आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे कि शुगर केन की वजह से इंडिया में एक इशू हुआ था जो कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के क्रिएट करा था, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के क्रिएट करा था। ये इशू वेस्ट बंगाल में हुआ था, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाई थी इन्होंने। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के लड़ाई करवाई थी, क्योंकि एक जगह पे शुगर केन को फार्मर्स थे, एक शुगर केन फार्मर्स थे, और एक जगह जो शुगर केन को बोते हैं, लाइक दे क्रॉप द शुगर केन, ठीक है। और एक जगह पे वो थे मुस्लिम जो थे वो थे जो उसको प्रोसेस करते हैं, है ना। इन दोनों के बीच में लड़ाई करवा दी, जिससे क्या बोलते हैं जो बंगाल की इकोनॉमी है वो टूट जाए, समझ रहे हो। तो बंगाल की इकोनॉमी शुगर, वो तो मैंने हिस्ट्री में बता दिया। बंगाल की इकोनॉमी क्या थी? शुगर केन पे, बंगाल की इकोनॉमी शुगर केन पे डिपेंडेंट थी। और उधर ऐसा था कि हिंदू जो थे वो शुगर केन को कल्टीवेट करते थे, मतलब बोते थे, काटते थे। और जो मुस्लिम थे वो मिल ऑनर्स, तो मतलब इनका बहुत अच्छा भाईचारा था, मतलब बहुत अच्छे से चल रहा था। ये कल्टीवेट करते थे, ये उसको प्रोसेस करते थे। अब ब्रिटिशर्स के दिमाग में आए कि भाई बंगाल की इकोनॉमी को क्रिपल कैसे करना है,
और भारत में बंगाल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ होती थी, बहुत सारा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ होती थी ब्रिटिश के खिलाफ। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि भाई कैसे इसकी क्रांति रोकी जाए। तो कहा कि भाई इसके पास पैसे होंगे तभी तो ये देश के लिए सोचेगा, अगर इसके पेट में ही कुछ नहीं जा रहा तो ये देश के लिए नहीं सोचेगा। तो उसने बंगाल की इकोनॉमी को तबाह करने के लिए क्या करा, हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करवा दी। इसलिए शुगर केन का जो एक शुगर केन बेस्ड इकोनॉमी थी वो पूरी तरह क्रिपल हो गई और लोग परेशान हो गए और देश के लिए कम सोचने लग गए। समझ में आ रहा है? तो ब्रिटिशर्स वेर वेरी ब्रिलियंट। तो शुगर केन का इंडियन हिस्ट्री से भी रिलेशन है। जब आप पढ़ोगे बंगाल की इकोनॉमी को, जो आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आपको ये पता चलेगा। ये समझ में आ गया सबको? फ्रॉस्ट की वजह से शुगर केन में सुक्रोज कम हो जाता है, इसलिए उसका मिठास कम हो जाता है। ठीक है, ये सब समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। अब ऑब्वियसली टी, हाई रेनफॉल एरियाज विद मोर देन 150 सेंटीमीटर रेनफॉल, 150 सेंटीमीटर रेनफॉल, ठीक है, ओके, शुड बी रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस, मतलब बहुत ज़्यादा मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है और ह्यूमस, सॉइल में वाटर की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव, बहुत ज़्यादा लेबर लगता है इस क्रॉप के लिए। ऑब्वियसली आपको पता ही है सबसे ज़्यादा टी आसाम में होता है, ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, वेस्ट बंगाल में भी आपको टी गार्डन्स मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। इंडिया में सदर्न पार्ट में आपने सुना होगा नीलगिरी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द अर्थ। नीलगिरी में आपको टी मिलते हैं। ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स, मतलब मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, अगर ये मैप है तो इधर के एरिया में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, और ऑब्वियसली नीलगिरी यहाँ पर आता है। ठीक है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जहाँ अच्छा खासा पानी है, ठीक है, वहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। मोर देन 150 सेंटीमीटर है, तो मेरे को पता है यहाँ पे तो 150 सेंटीमीटर से रेनफॉल होगा ही, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जो यहाँ पर भी रेनफॉल होगा, तो इस एरिया को भी कवर कर लेता है। ठीक है, क्लियर? अब तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि जहाँ, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कितना सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ हो रहा है, बाकी तो तुम कर ही लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कॉफ़ी ग्रो होता है भाई जहाँ पे 150 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। सनफ्लावर के साथ कर्नाटका ही सबसे बड़ा कॉफ़ी का प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और ये तमिलनाडु और केरला में भी होता है। ठीक है, तमिलनाडु और केरला में भी होता है, बट कर्नाटका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑल्सो प्रोड्यूसर्स कॉफ़ी, बट ये याद रखना कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। हाँ, स्टेप फार्मिंग होती है भाई टी के लिए भी। स्टेप फार्मिंग मतलब यहाँ पे ऐसे ग्रो किया जाता है, फिर अगले लेयर वाइज ऊपर की तरफ ग्रो किया जाता है। टी में आप देखते हैं स्टेप फार्मिंग होती है, ऐसे ऐसे लेयर में ऊपर की तरफ ग्रो किया जाता है। ठीक है, उसको स्टेप फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, सिंडेनुमा खेती। क्या कह रहे हैं? सिंडेनुमा खेती। हाँ, ठीक है, मोर देन 150 सेंटीमीटर रेनफॉल, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तमिलनाडु, केरला में भी कॉफी प्रोड्यूस होती है। अब बात करते हैं रबर, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, कॉमर्शियल क्रॉप है भैया, बहुत पैसा मिलता है। ठीक है, लैटराइट सॉइल जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी हो, ठीक है। केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार में भी रबर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, कॉमर्शियल क्रॉप है। लैटराइट सॉइल की आपको पता है फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। केरला में लैटराइट सॉइल होता है। वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार ऑल्सो प्रोड्यूसेस रबर। और मैं आपको ये बता दूं, हाँ बताओ। ये जो रबर के लिए है, इसमें मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल लिखा हुआ है। हाँ भाई, तो अगर कहीं पे पानी रेनफॉल ज्यादा नहीं और नदी जा रही है, फिर नाला जा रहा है अच्छे से, तो नहीं हो पाएगा। उससे भी हो सकता है। नहीं, नहीं हो पाएगा। मॉइस्चर चाहिए, ह्यूमस चाहिए, फर्टिलिटी सॉइल की ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, और मैं उसके लिए रीज़न बता देता हूँ। मैंने ना रबर की कल्टीवेशन देखी है,
ठीक है। मतलब जहाँ मेरे मदर का घर है ना, मदर का घर है, तो वहाँ पे उनके पास रबर का कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि आपने आज रबर लगा के छोड़ दिया, मतलब 80 पेड़ लगा के छोड़ दिए लैटराइट सॉइल में, आपको खुद से उसको पानी नहीं देना होता। उसका उनका ना केरला ना सबसे ज़्यादा एक ऐसी जगह है जहाँ पे मानसून सबसे पहले आता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि ये मानसून सीजन से पहले रबर लगा के छोड़ देते हैं और फर्टिलाइज़र वगैरह डाल के छोड़ देते हैं। पूरे बारिश होती है अच्छे खासे, वो रबर अप्रॉक्सीमेटली 1 साल के अंदर अच्छा 8-9 महीने के अंदर अच्छा खासा ग्रो होता है, ठीक है, ग्रो होता है। फिर क्या होता है, तुम लोगों ने कभी रबर का पेड़ ना देखा नहीं होगा, ठीक है, ग्रो होता है, फिर उसको आपको पानी वानी नहीं देना पड़ता, कुछ नहीं देना पड़ता। ग्रो होने के बाद क्या होता है कि अगर पेड़ का जो स्टेम होता है ना, ये होता है ब्रांच स्टेम होता है, ठीक है, इसमें ना यहाँ पे एक कट करके वो छोड़ देते हैं, ऐसे करके कट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बर्तन टाइप का कोई भी वो रखते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं ये लोग, जब इस कट को ऐसे ऐसे करके ना उसको डेली सुबह, अब कट आज कट करा तो यहाँ से जो रबर मिल्क है वो इसमें टपकता है, ऐसे 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 करके टपकता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगले दिन तक ये कट सूख जाएगा, 2 दिन तक, फिर वो बंदा आता है, वो इस कट को फिर से वो करता है, खुरेसता है, मतलब ही स्क्रब्स ऑफ, फिर वहां से दूध गिरता है, ठीक है। ये यहाँ से गिरने के बाद क्या करते हैं, एक पैनल होता है जिसमें ये मिल्क को डाल देते हैं, ठीक है, मिल्क को, और ये सेटल हो जाता है, ये सेटल हो जाता है। फिर ये बनता है सॉलिड रबर, जैसे हमारा इरेजर होता है ना, वैसे सॉलिड रबर बन जाता है। इसको सेटल करने के बाद, ये डालने के बाद ये 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर इसको ये ले जाते हैं मार्केट में, वहां पर क्या होता है, इस रबर को शीट्स में कन्वर्ट करते हैं, शीट्स में 1-2 किलो के शीट्स में कन्वर्ट करते हैं। और 1 किलो के शीट का आज मार्केट प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 120 से 140 केजी है पर केजी। अगर एक घर से मतलब 10 किलो शीट निकल गया तो आप समझ ही सकते हो कि उनका एक हफ्ते में घर बैठे बैठे कितना इनकम होता है। समझ में आ गया क्या प्रोसेस होता है? हाँ, वो लैटेक्स कहते हैं उसको, जो मिल्क करता है। समझ में आ गया रबर कैसे यूज होता है? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं स्पाइसेस। स्पाइसेस भी हाई रेनफॉल एरिया में होता है, ऑब्वियसली 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, लैटराइट सॉइल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इज केरला, सबसे ज़्यादा केरला में होता है, ठीक है। चिली एंड टामरिक फाउंड इन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। टैमरिक क्या होता है? चिली तो मिर्च होती है, टामरिक क्या होता है बताओ? आप खाते हो सब्जी में यार, हल्दी, ठीक है। ये बस 100 सेंटीमीटर रेनफॉल में होता है। ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ऑल्सो प्रोड्यूस स्पाइसेस। ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु ऑल्सो प्रोड्यूस स्पाइसेस। लैटराइट सॉइल में मैंने जो कल्टीवेशन देखा है वो देखा है, उसको क्या कहते हैं? अरे यार, पेपर कल्टीवेशन देखा है, बिल्कुल लैटराइट सॉइल में। आपको जो पेपर का पेड़ होता है, सपोज इस तरीके से बड़ा सा पेड़ होता है और इसमें ना पेपर लटके होते हैं, ऐसे करके ना इसमें लटके होते हैं और हरे हरे छोटे छोटे बॉल्स होते हैं। आप उसको हाथ से ऐसे करके तोड़ सकते हो, तोड़ने के बाद उसको सुखाया जाता है, जो आपको ब्लैक कलर का पेपर मिलता है। तो पेपर इस लैटराइट सॉइल में बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। और चिली मैंने देखा है आंध्र प्रदेश में ग्रो होते हुए। अगर आप कभी आंध्र प्रदेश की तरफ से ट्रेन से जाओगे तो आपको एक साइड में चिली फार्मिंग दिखेगा। और टैमरिक भी आंध्र प्रदेश में देखा है मैंने, वहाँ पे जहाँ पे एरिया में 100 सेंटीमीटर रेनफॉल हो, ठीक है। तो स्पाइसेस का समझ में आ गया। 200 सेंटीमीटर रेनफॉल लैटराइट सॉइल, चिली और टैमरिक 100 सेंटीमीटर रेनफॉल में। और ये ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला कि चिली सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में ग्रो होता है, चिली उड़ीसा वगैरह में भी ग्रो होता है, ठीक है। क्लियर? किसी को डाउट है जो इतना भी बताया? ये तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। ये 2 चीज़ और कर लेते हैं, फिर आपकी ज्योग्राफी का समाप्त हो जाएंगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और मैं आज सारे सब्जेक्ट बता के जाऊंगा क्योंकि दिस इज माय लास्ट जीएस क्लास, ठीक है। सीरीकल्चर, ऑब्वियसली सिल्क निकालना कहाँ से? सिल्क वर्म से। सीरीकल्चर, उस प्रोसेस को सीरीकल्चर कहते हैं। और
क्या बोलते हैं, सदर्न रीजन में सिल्क कहाँ का निकलता है? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। कहाँ का निकलता है? कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर सदर्न रीजन में निकलता है। ठीक है, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क। अब ये बताओ कि कर्नाटका किस किस चीज में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? बताओ, कौन बताएगा? कॉफी में तो था। कॉफी में था, कॉफी, सिल्क, एक और बचा है, सनफ्लावर। बताया था। ठीक है, तो कर्नाटक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आदर्श रबर सबसे ज़्यादा केरला में होता है। ये नॉइस आ रही है दीपक के माइक से, दीपक को बंद कर दिया। दीपक, ठीक है, ओके। ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, आसाम, यहाँ पे भी सिल्क होता है। ये आपको नहीं पूछेगा, ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दी है। ये वाली लाइन आपको नहीं पूछेगा कि कहाँ ग्रो होता है, ये जरूर पूछेगा सिल्क सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ प्रोड्यूस होता है? कर्नाटका में ग्रो होता है। सिल्क की वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। कौन कौन सी वैरायटी होती है? इरी, मुगम, तसर, मलबरी, ओक। 5 वेराइटीज ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। 5 वेराइटीज। और इंडिया में सबसे ज़्यादा सिल्क की वैरायटी इंडिया में, दुनिया में सबसे ज़्यादा सिल्क की वैरायटी इंडिया में होती है। 5 वेराइटी ऑफ सिल्क आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। 5 वेराइटी, सबसे ज़्यादा वैरायटी इंडिया में होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैरायटी। ठीक है, 5 वेराइटी, इरी, मुगम, तसर, मलबरी, ओक। ठीक है, इट इज़ लेबर इंटेंसिव, हाईली लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, हाईली लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो लेबर लगता है, पैसा भी लगता है। और मार्जिनल सोसाइटी के लोग बनाते हैं जो कि गरीब रेखा से नीचे हैं। ठीक है, लोन वोन लेकर ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, सिल्क रेयरर्स। ठीक है, तो बेसिकली सिल्क में मैंने क्या पढ़ा है? सिल्क वॉर्म से निकलता है। कर्नाटका, सदर्न रीजन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ तीनों प्रोड्यूस होता है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, 5 वेराइटीज, इरी, मुगम, तसर, मलबरी, ओक। ठीक है, और मार्जिनल सोसाइटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर क्या होता है? रेयरिंग ऑफ फिशेस एंड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो भी आप एक्वेरियम या एक एक्वेरियम का सिनेरियो क्रो करके एक पॉन्ड में कंट्रोल कंडीशन में, अब इस कंट्रोल कंडीशन में आप वेल और शार्क तो ग्रो नहीं करोगे। ठीक है, कंट्रोल्ड कंडीशन में जहाँ पे आप टेम्परेचर, प्रेशर सब मेंटेन करके फिशेस, एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स ग्रो करते हैं, उसको एक्वाकल्चर कहते हैं। टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर, ठीक है, एक तो होता है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जहाँ पे रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स ग्रो होते हैं, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स। ठीक है, और एक ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर जहाँ पे लेगून, लेक्स और बैक वाटर्स में ग्रो होता है, जहाँ पे आप कहते हैं ना खारा पानी, सॉल्टी वाटर। ठीक है, और फ्रेश वाटर में रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स में आपके ग्रो होते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ये आपको पढ़ना है। ठीक है, दिस एंड्स योर ज्योग्राफी। दिस एंड्स योर ज्योग्राफी। मैं आपको एक चीज़ और क्लियरली बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट में। ठीक है, ध्यान से सुनना, पेपर से पहले खाली वो चीज़ पढ़ के जाना। ठीक है, फर्स्ट थिंग भाई, आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को स्टैटिक और करंट अफेयर्स में बांट लेना। स्टैटिक और करंट अफेयर्स में बांट लेना। अगर आपको पेपर निकालना है, पेपर में हाईली स्कोर करना है, ठीक है, कुछ वेबसाइट्स में आज लिख ही देता हूँ। जीके टुडे, ठीक है, PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, ये वेबसाइट अच्छे से रीड करना। ठीक है, नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्या क्या। जीके टुडे, PIB अच्छे से रीड करना। ठीक है, अब बात है कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ते हैं। दीपक, स्टैटिक और करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ते हैं? स्टैटिक में भाई आपका सब्जेक्ट आता है पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एक और सब्जेक्ट है, क्या पढ़ाता हूं मैं? साइंस। हाँ,
ठीक है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और करंट अफेयर्स आपको पता है, ठीक है। पॉलिटी आप पढ़ने के लिए मेरे वीडियोस देख सकते हो, या आपको मैडम पढ़ाएंगी, ठीक है। वैसे एक मैम आई है, वो पढ़ाएंगी आपको, ठीक है। वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। रेफरेंस बुक होनी चाहिए लक्ष्मीकांत, ठीक है। इकोनॉमिक्स मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। उसके अलावा आपको इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। आपके फरवरी में इकोनॉमिक सर्वे आएगा, इकोनॉमिक सर्वे का समरी आपको मार्केट में मिल जाएगा। और बजट, भैया ये दोनों पढ़ लेना कि इस बार के बजट में क्या हुआ है, और प्लस गवर्नमेंट की स्कीम्स, ठीक है, ये पढ़ लेना, ठीक है। अब आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में नोट्स जो मैंने दिए हैं ये तो अच्छे से पढ़ लेना, प्लस मैप वर्क कि कौन सा रिवर कहाँ पर है, ये सब पढ़ लेना। हिस्ट्री में मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट पढ़ना, मिडीवियल मत पढ़ना। मिडीवियल इसलिए मत पढ़ना भाई, मिडीवियल से क्वेश्चन नहीं आते। क्यों तुम 40 क्लास अटेंड करके मिडीवियल पढ़ोगे 40 में से, मतलब 40 घंटे का एक हिस्ट्री होगा, 40 से 50 घंटे का हिस्ट्री होगा, 10-15 घंटे तुम उस मिडीवियल को पढ़ोगे और उसमें से क्वेश्चन आएगा एक। बट अगर तुम्हारे 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, उसमें से 8 क्वेश्चन आएगा, 6 से 7 क्वेश्चन आएगा मॉडर्न से, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आएगा 4-5, मतलब उसी रेशियो में आएगा, और एंशिएंट से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मिडीवियल से क्वेश्चन नहीं आता है तो अक्सर उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाना। जो भी पढ़ाएगा वो तो अपना काम करेगा ही, बट हाँ ऑब्वियसली यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड। साइंस के मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इन लोगों को, वो क्वेश्चन तो पढ़ना, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, पेपर से पहले पिछले 10 साल का एसएससी सीजीएल का जितना भी पेपर आया है, एसएससी सीजीएल है ना, जितना भी पेपर आया है जीएस का पोर्शन बाय हार्ट रट जाओ, ठीक है। आंसर्स आते हैं उसको रट जाओ। तुम्हें पहली एक चीज समझो, एसएससी सीजीएल एक ऐसी चीज है जो कि क्वेश्चंस रिपीट करता है, ठीक है, और उसका वो इतना मेहनत नहीं करता कि हर बार नए क्वेश्चंस फॉर्म करेगा। उस क्वेश्चंस को 10 से 15 साल अच्छे से रट जाओ, यू जस्ट बाय हार्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस, ठीक है। करंट, उसके बाद पहले तो आप सारे नोट्स पढ़ लो, जो टीचर्स नोट्स दे रहे हैं वो पढ़ लो, फिर ये क्वेश्चंस रट जाओ। पीआईबी को थोड़ा डेली पढ़ा करो, पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, बट जीके टुडे को रेगुलर इंटरवल्स में रेफर करो। एक दिन 15 से 20 करंट अफेयर्स करो, 15 से 20 करंट अफेयर्स कॉपी में लिखो, उसको एनालिसिस करो। मतलब आप 15 से 20 करंट अफेयर्स लिखते हो तो एंड ऑफ द वीक आपके पास संडे तक अप्रॉक्सीमेटली 20 to 7 कितने हो गए, लाइक यू विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 140, 20 to 6 मान लो, संडे को नहीं करोगे, 20 to 6 इज लाइक 120 करंट अफेयर्स, 120 क्वेश्चंस, संडे को वो क्वेश्चंस रिवाइज कर लो। मतलब मेरा कंसेप्ट ये होता है, अगर मैंने आज 15 से 20 करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़े, तो मैं जब कल के 15 से 20 कर रहा हूँ तो मैं आज के 15 से 20 को रिवाइज करूंगा, तो संडे को मेरा रिवीजन इजी हो जाता है। मतलब मैं एक दिन पिछले का रिवाइज करता हूँ संडे को, ठीक है। ये अगर तुम मॉड्यूल रखोगे तो तुम पेपर पास कर जाओगे, ठीक है। ये मॉड्यूल रखोगे तो पेपर पास कर जाओगे। आप अपने एक दोस्त को जानते हो विशाल, ये ऑफलाइन क्लास में आता था, तो मैंने मेरे अंडर में एक क्रैश कोर्स करवाया था। मैं, तनु मैम और अंजलि मैम थे तब, हम लोगों ने इन लोगों को एक क्रैश कोर्स करवाया था, जिन्होंने हमें सेलेक्टेड बच्चे लिए थे हम लोगों ने, और उनको हम लोगों ने 15 से 20 दिन एग्जाम से पहले इसी मॉड्यूल पे, वो मॉड्यूल मैंने डिसाइड करा था, इसी मॉड्यूल पे मैंने उनको हार्ड वर्क करवाया था कि पढ़ो। उनकी सुबह 8 बजे से कुछ क्लास होती थी और टेस्ट होता था, मतलब दिन में उनको 2 टेस्ट देने पड़ते थे, और ये 8 बजे से लेकर 4-5 बजे तक पढ़ते थे। और उसमें ये विशाल का स्टैंडर्ड, देवन का स्टैंडर्ड, इन सब का स्टैंडर्ड वो अपग्रेड हो गया। तो मैंने यही मॉड्यूल फॉलो किया था कि भाई देखो, सिंपल, कीप इट सिंपल, नोट्स, ठीक है, नंबर 1 करंट अफेयर्स, ठीक है, नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर को तो रट जाओ यार, रट जाओ।
एक बार जॉब में घुस जाओगे ना, कोई नहीं पूछता कि तुम कैसे एंट्री करे हो, ठीक है। ये आईएएस में नहीं हो सकता, तो मैं इसलिए रखता नहीं हूँ, ठीक है। नोट्स, प्रीवियस ईयर, करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट। जितने टेस्ट दोगे, टेस्ट और प्लस टेस्ट एनालिसिस, तुम इतना कर लो, तुम्हें कोई दुनिया में फेल नहीं कर सकता पेपर में, तुम मुझसे लिख के ले लो। बट पेपर से 6 मंथ्स फर्स्ट, लाइक मतलब मेरे केस में तो 6 मंथ्स होते हैं, तुम अपना 3 to 4 मंथ्स मान लो, 3 to 4 मंथ्स, 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स में से स्टडी अप्रॉक्सीमेटली 14 to 15 आवर्स। आई नो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एंड बैंकिंग, जो कि 16 to 18 आवर्स पढ़ते हैं, तो आप कम से कम 14 to 15 आवर्स पढ़ो, आपका पेपर निकल जाएगा। टाइम सेट कर लो। और कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और कुछ पूछना है? चलो ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ठीक है।